साथियों जय हिंद। आज एक नया नोटिफिकेशन एसएससी सीएचएसएल सरकारी जॉब के रिगार्डिंग नया नोटिफिकेशन आज एसएससी ने निकाला है। तो उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितनी एज रहेगी और वैकेंसी कितनी है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपको डायरेक्ट भर्तियों के बारे में बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको इस सीएचएसएल भर्ती के बारे में बताया जाएगा। इसको बोलते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये है एसएससी की साइट ssc.government.in। अगर आपने अप्लाई करना है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी साइट है। बाकी इसकी जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 23, यानी आज 23 है, आज से लेके और 18 जुलाई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये इनका मोबाइल नंबर है, टोल फ्री नंबर है। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल करके इनको पूछ सकते हैं कि सर क्या है इसका हिसाब किताब। ये ग्रुप सी पोस्ट के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट एंड पब्लिक ऑफिस के लिए ये जो वैकेंसी होती है, मेन क्लर्क के लिए वैकेंसी होती है। पे स्केल की बात करेंगे जो एलडीसी होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क या जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसको क्लर्क ही होते हैं। ये आते हैं पे लेवल 2 में। इसकी पेमेंट है 19,300 से 63,200 तक। ये इनका बेसिक पे होता है ना। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर 25,500 से लेके और 81,000 तक। ऐसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, उसके लिए 25,000 से लेकर 81,100 तक। ये चीज़ें अपने लिए नहीं होती है तो इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैकेंसी है अप्रॉक्स 3,131 वैकेंसी टोटल, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, रिजर्वेशन के बारे में लिखा है कि भाई रिजर्वेशन एक सर्विसमैन को मिलेगा, तो वो तो मिलेगा ही, है ना। बाकी वैकेंसी मैंने आपको बता दी, देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर है और ये है एलडीसी और जेएसए, ये दोनों वैकेंसी होती है। बाकी जो वैकेंसी थी वो सीजीएल में चली गई ना पहले, है ना, आज से 2-3 साल पहले। नहीं तो इसमें काफ़ी वैकेंसी आया करती थी। चलो आगे देखते हैं क्या क्या एज। एज की बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन को देखो 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ठीक है। जो आपने सेना में सर्विस की है उसको आपने अपनी एज से माइनस कर देना है। मैं हर बार बताता हूँ, आप अगर 40 साल के हैं और आपने 17 साल अगर नौकरी करके आए हैं तो कितना हो जाएगा। अगर 40 में से आप 17 माइनस करोगे तो यहाँ पे 23 आ जाएगा ना, ठीक है भाई। और 23 आ जाएगा तो ये 3 साल यहाँ पे आपने माइनस करने हैं। तो 23 में से अगर 3 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 साल। तब आप 20 साल के हो, अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानना है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। यहाँ पर लिखा है एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर गवर्नमेंट इन ग्रुप सी और डी पोस्ट टू रेगुलर बेसिस अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन गिवन एक्सेशन फॉर दियर। अगर ये बोल रहे हैं भाई कि अगर आपने रिजर्वेशन ले लिया है तो आपको दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हाँ, आपको कंसेक्शन मिल जाएगा ईएसएम कैटेगरी में, और आपको फीस में कंसेक्शन मिल जाएगा। फीस नहीं भरनी पड़ेगी आपको, लेकिन आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर आपने कर दिया है तो, रिजर्वेशन ले लिया है तो। आगे चलते हैं, मैंने इसको एडिट नहीं कर रखा है तो बहुत लंबा है। और जहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए है, यहाँ पर है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये 10+2 है देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। लेकिन उसमें क्या है, 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, है ना। ये डाटा एंट्री ये हमारे लिए, ये हमारे लिए देखो इसमें लिखा है 12th पास स्टैंडर्ड चीज़ में, है ना, जेएसए है और एलडीसी के लिए। लेकिन हमारे पास तो हमारा जो सर्टिफिकेट है उससे भी काम चल जाएगा। अगर आप 12th पास हैं, अगर आप 10th पास हैं तो आप उसको लगा सकते हैं, वो जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है ना वो लग जाएगा, जो आपको रिकॉर्ड से मिला होगा रिटायर आते समय, तो उसको आप लगा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं होती। ये इनकी साइट है अप्लाई करने के लिए।
ssc.government.in पे आप अप्लाई करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आते हैं नीचे, फीस। यहाँ पर फीस वैसे 100 रुपये है जनरल के लिए, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन के लिए है यहाँ पर लिखा है एग्जेम्प्टेड है। वो देखो एक्स सर्विसमैन ये लिखा है, एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस इसमें नहीं लगती है, तो आप इसको फ़ीस के रिगार्डिंग भी फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर सेंटर की बात करता हूँ मैं, तो सेंटर देखो, ये सेंटर रीजन है। सेंटर रीजन में कौन कौन आता है? बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं। तो उनके ये हैं यहाँ पर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ये इनके सेंटर हो जाएंगे यहाँ पे। और जैसे ईस्टर्न रीजन है, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उनके लिए ये हैं सिलीगुड़ी हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ब्रह्मपुर हो गया, ये इनके सेंटर यहाँ हो जाएंगे। देखो कर्नाटका केरला रीजन हो जाता है, लक्षद्वीप आता है, कर्नाटका आता है, केरला आता है। मध्य प्रदेश के रीजन में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ उनके सेंटर है बिलासपुर, रायपुर, इंदौर, सागर, सतना, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर। अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न में देखूँ, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। तो इसमें देखो डिब्रूगढ़ हो गया, सिलचर हो गया, तेजपुर हो गया, उखरुल हो गया, दीमापुर हो गया, कोहिमा और अगरतला, इनके सेंटर है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है नॉर्थ रीजन, जहाँ समस्याएं होती है लोगों को। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड है। दिल्ली है, अजमेर है, बीकानेर है, सीकर है, जोधपुर है, जयपुर है, देहरादून है, हल्द्वानी है और रुड़की है। लेकिन यहाँ पे दिल्ली में तो कोई है ही नहीं। अच्छा, दिल्ली में एक ही जगह सेंटर है ना। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और पंजाब। फिर साउथर्न में जाओगे, आंध्रा, पुदुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो ये यहाँ पे सेंटर है। स्कीम है एग्जामिनेशन की, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है टीयर 1, एक होता है टीयर 2। ये होता है क्वालिफाइंग, लेकिन जो ओवरऑल मेरिट बनती है इसके हिसाब से बनती है, सेकंड पेपर के हिसाब से। इसमें तो आपको 20% आप नंबर ले आओगे तो आप पास हो जाओगे। पास क्या, हाँ मतलब पास हो जाओगे, कि कट ऑफ कितनी उस हिसाब से जाएगी, है ना। देखो क्या क्या होता है टीयर 1 में, इंग्लिश होती है, जीके होता है, मैथ्स होता है और जीके होता है, और यहाँ पे रीजनिंग होती है। 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 200 मार्क्स का, और 1 घंटा टाइम मिलता है इसमें ना, 60 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की, क्योंकि 0.5 की जो नेगेटिव, अगर आप गलत करोगे तो 0.5 नंबर आपके काटे जाएंगे। इसके आधार पे बनती है मेरिट। ये है मेन एग्जाम टीयर 2। देखो मैथ्स है, रीजनिंग है। देखो ये है 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 180, तो ये हो गया 1 घंटा। ईच सेक्शन के लिए 1 घंटा है। ठीक है, अगला सेक्शन है इंग्लिश और जीके। देखो 40 और 20 60, 60 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक है 180। और सेक्शन 3 है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये 15 नंबर का होता है, 15 3 45, इसके लिए 15 मिनट होते हैं। और एक आता है सेक्शन 4, इसकी स्किल टेस्ट होता है, डीओ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, और इनके लिए होता है वो। और स्किल टेस्ट टाइपिंग होती है, इसको छोड़ो, इसके लिए तो आप फॉर्म भर नहीं सकते। ये है टाइपिंग, एलडीसी और जी, इसके लिए भी आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी 10 मिनट में, और आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। आपको पहले प्रैक्टिस के लिए होता है 10 मिनट, आपको पहले कंप्यूटर में प्रैक्टिस कराई जाती है, आपके कीबोर्ड को चेक किया जाता है। हमने भी इसको पास किया था, लेकिन हम गए नहीं, हमारे को बहुत दूर मिला था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था ना। तो इसमें टाइपिंग होती है, और आपका कीबोर्ड आपका चेक किया जाता है, उसमें बैक स्पेस नहीं होता। आपको बता देता हूँ मैं, जो की होती है कीबोर्ड, उसमें बैक स्पेस नहीं होता। अगर आपको एक बार गलत हो गया तो आप उसको हटा नहीं सकते, जैसे नॉर्मल कीबोर्ड में होता है ना, उसमें बैक स्पेस होता ही नहीं, होता है मतलब, लेकिन उसको डिसेबल कर दिया जाता है। ठीक है, और बाकी कुछ रह गया। बाकी देखो टाइपिंग टेस्ट मैंने बता दिया है। द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी, हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग होगी। आपको कौन सा अच्छा लगता है? इंग्लिश ही अच्छी होती है टाइपिंग की, तो हिंदी तो बहुत हार्ड है, तो आपको वो भी करनी पड़ेगी क्वालिफाइंग पास होने के लिए, क्योंकि कलर का काम ही है क्वालिफाई करना। और बाकी भाई साथियों कुछ है नहीं इसमें। इसमें लिखा है ऑल कैटेगरी 20% नंबर आपको लाने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, समझ गया भाई।
कम से कम तुम्हारे को 40 से ऊपर तो नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका काम चल जाएगा। ठीक है, नंबर 40 से ऊपर आने चाहिए। यहाँ पर लिखा है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड द बेसिस ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन ओनली। जो दूसरा एग्जाम बताया था मैंने, उसके हिसाब से यहाँ पे मेरिट बनेगी आप लोगों की। आप किसी की भी मतलब उसके हिसाब से बनेगी। ठीक है, बाकी तो यार कुछ है नहीं इसमें साथियों। बाकी ये, लेकिन फॉर्म ज़रूर भर देना। फिर आप कहीं बोलो कि सर हमने फॉर्म नहीं भरा है, तो बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी आप कंप्यूटर वाले के पास जाओगे, वो ऑटोमेटिक आपको फॉर्म भर देगा। कैसे भरना है फॉर्म वो आपको बता देगा। फ़ोटो का क्या साइज़ होगा वो आपको बता देगा, नहीं तो आप खुद भी इसको भर सकते हैं जो लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो दोस्तों ये तो थी CHSL की भर्ती जो SSC की है। आपको CPO की भी देखने मिलेगी, जिसमें ज़्यादा चांस होते हैं एक सर्विसमैन के जॉब लगने के, क्योंकि उसमें CRPF SSB ऐसे पोस्टें होती है SI की, तो लोग जाते भी हैं उसमें, है ना, ऐसे नहीं कि नहीं जाते। अब तो आप लोग अगर उसकी भी उसका भी नोटिफिकेशन आ गया होगा तो आपके लिए ज़रूर लाया जाएगा, और इसमें भी ज़रूर फॉर्म भरें और ज़रूर एग्ज़ाम दें और ट्राई करें। बाकी मैं तो मैक्सिमम यही बोलता हूँ कि ये वाले फॉर्म आप ज़रूर भरा करें, चाहे स्टेट के हों चाहे सेंटर। तो बाकी ले आऊँगा मैं आपके लिए डायरेक्ट भर्ती। तो मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।